हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी और बीकॉम के सभी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में दोस्तों, अर्थात कि इंग्लिश लैंग्वेज की इस एमसीक्यू वाली सीरीज में जो है आज एक और नए टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्पॉटिंग एरर्स। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर, कई बार क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, तो इस कारण से भी ये एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बेसिकली दोस्तों, ग्रामर, जब भी हम कभी ग्रामर की डिस्कस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ग्रामर में ये स्पॉटिंग एरर वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइनर से कुछ एरर होते हैं जिन्हें हमें पहचान करके और उसे बताना होता है, या कहें कि 4 या 5 ऑप्शन होते हैं। जी हाँ, ये एकमात्र एक लौता एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि आपने जब भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो वहां पर हमेशा 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन एकमात्र एक लौता ये वाला टॉपिक है जिसमें आपको 4 की जगह 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, है ना। और उनको देख करके आप थोड़ा से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं और पूरी बारीकी से इसको पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आसानी से हम एग्जाम में इसके राइट ऑप्शनों को टिक लगा पाए। क्लियर है? तो ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। ग्रामर वाला पोर्शन है। जिनकी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी वीक है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं पूरे दावे से बोलता हूं, अगर आप पूरे ध्यान पूर्वक अर्थात कि पूरे कंसंट्रेशन बनाकर रखते हैं तो पूरी क्लासेस समझ आएगी। और अन्य क्वेश्चन, अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आते भी है ना, तो भी आप उसकी पकड़ बना पाओगे, अर्थात कि आप उसमें ऑप्शन को छांट पाओगे, कौन सा ऑप्शन सही है उसको चुन पाओगे और राइट टिक मार पाओगे। क्लियर है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पूरी सीरीज में, इंग्लिश लैंग्वेज वाली पूरी सीरीज में, मैंने आपसे 350 क्वेश्चन देने का आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हैं कि पर टॉपिक वाइज, हर टॉपिक से, चाहे वो 10 क्वेश्चन ही को ना हो, है ना, छोटे छोटे टॉपिक लेक्चर के रूप में भी मैं आपके लिए सेशन लेकर के आ रहा हूं। कंप्लीटली 350 से भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर में इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है? तो ये जो ग्रामर वाला पार्ट हमारा चल रहा है, इसमें ये सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है। सेकंड लास्ट मतलब कि इसके बाद में एक टॉपिक और होगा कंजक्शन नाम का, उसके बाद में हमारा ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे मूव कर जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या खास है? तो जो भी नए छात्र देख रहे हैं या पहली बार हमको देख रहे हैं, हमारे सेशन को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स से ही नहीं, बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय आप लोगों के लिए पूरे विस्तार पूर्वक फुल डिटेल के साथ में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कर चुके हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस की जो प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसे आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे लेक्चर, आपको लगता है कि हमारे लेक्चर जो है काफी हेल्पफुल है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो दोस्तों, और आप चाहते हैं कि आपको आपके सभी सब्जेक्ट एक ही स्थान पर उनकी लिंक मिल जाए, जैसे कि टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप अगर लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप कंप्लीट नोट्स आप अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर चाहते हैं, तो उसके लिए निशुल्क सेवा है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई है, जिन्हें आप आसानी से जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको पर डे लिंक भी आपको प्राप्त होती रहेगी और सभी सब्जेक्ट की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से पर सब्जेक्ट के अनुसार आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे लेक्चर जब चाहे तब देख सकते हैं। क्लियर है? आइए, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक लौता ऐसा स्पॉटिंग एरर वाला टॉपिक होता है जिसमें 4 की अपेक्षा 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, और उनमें से टिक को टिक मारना होता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट तो समझना ही है, साथ ही साथ में उसमें एक जो एरर होते हैं ना, बिल्कुल बारीक से एरर होते हैं, बहुत माइनर से एरर होते हैं, उनको पहचान करके और वहां पर ऑप्शन को चूज करना होता है आपको। तो थोड़ा सा सावधानी इस वाले टॉपिक में रखनी होती है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक कंप्लीट सेंटेंस को लिया गया है और उस सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया है। पहला पार्ट, दूसरा और ये पूरा कंप्लीटली तीसरा पार्ट। ठीक है, इसको 3 छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कि एरर कौन से वाले पार्ट में है, पार्ट पी में है, क्यू में है या फिर आर में है। ठीक है, और अगर तीनों में नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो फिर आप ऑप्शन एस को चुनोगे। क्लियर है? जैसे ऑप्शन इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन ए में पूछा गया आपसे पी
ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि क्या पी में कोई एरर है, या ऑप्शन बी क्यू में कोई एरर है, मतलब इस दूसरे वाले पार्ट में, या ऑप्शन सी में पूछा गया क्या आर वाले में कोई एरर है, या ऑप्शन डी अर्थात कि एस और एस मतलब नो एरर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, आने वाले में 5 भी हम देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ आ चुका है। अब आपको देखना यह है कि इन तीनों पार्ट में से एरर किस में जा रहा है। अब ग्रामेटिकली डिफॉल्ट होता है, यहां पर ग्रामेटिकली एरर होता है जिसे पहचानने की थोड़ी सी जो स्किल होती है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे अब मैं वो बताने वाला हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे। अब इसमें एक क्रम याद रखें दोस्तों, एक बात तो ध्यान से सुने। पहले वाले सेंटेंस के पार्ट को पढ़ते वक्त अगर आपको एरर पहले वाले में ही पकड़ आ जाता है तो एग्जाम में अपने समय को बचाना और उसको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। उस क्वेश्चन पहले वाले में अगर एरर समझ आ रहा है तो पहले वाले को ही टिक मार करके और अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले वाले में पहला वाला अगर आपको राइट लग रहा है तो फिर दूसरे पे मूव कीजिए, दूसरा भी राइट लग रहा है तब तीसरे पर जाइए। ठीक है ना, जैसे देखिए सबसे पहले वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, आई टोल्ड हिम। क्या बोला है, आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम मतलब कि मैंने उसे कहा या मैंने उसे बताया। समझिएगा यहां पर, तो यहां पर आई के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई एरर नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट एकदम क्लियर है, बिल्कुल राइट है। दूसरे वाले पार्ट पे मूव करते हैं, द स्टोरी। अब इसमें तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, द स्टोरी, तो आई टोल्ड हिम द स्टोरी, तो ये दोनों पार्ट क्लियर है। अब दोनों सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए ऑप्शन ए जो था ये हमारा कैंसिल हो चुका है, ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो चुका है, दोनों तो हमारे आंसर नहीं है। अब हमारे पास में 2 चॉइस बची है, या तो हम सी को टिक लगाए या फिर डी को टिक लगाए। ठीक है ना, अब इसके लिए हमें एक बार आर वाले को, अर्थात ये सी ऑप्शन में क्या है, आर है, और आर वाले इस भाग को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, कोई एरर नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के ऑप्शन डी को टिक मार देंगे, है ना। तो ऑप्शन आर क्या बोलता है, अर्थात कि ऑप्शन सी क्या बोलता है, जिसमें आर वाला पार्ट दिया गया है, कहा गया कि इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। क्या कहा गया है कि शुरू से अगर मैं बात करूं, अनुवाद करूं इसका, तो देखिए आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उसे एक स्टोरी कही या बताई पूरे विस्तार से मैंने उसे एक स्टोरी बताई ताकि वो उसे अच्छे से समझ सके। क्लियर है, इसका हिंदी अनुवाद तो अगर ये सेंटेंस पूरा करेक्ट होता है तो इसका अनुवाद ये होगा। लेकिन अब यहां पर एरर जो हमें नजर आ रहा है बिल्कुल माइनर सा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया बिल्कुल माइनर सा एरर होगा। देखिए इन डिटेल क्या लिखा, आई टोल्ड हिम द स्टोरी, यहां तक क्लियर है। इन डिटेल बोलने में ही आ रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो भी आप उसकी गलती पकड़ लोगे। इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, है ना, कंप्लीटली बताया मैंने, कंप्लीटली पूरे विस्तार से। तो डिटेल, तो यहां डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है, एस की आवश्यकता नहीं है, ओनली क्या आएगा, डिटेल आएगा। यहां पर एस जो है ना ये एरर का काम कर रहा है, एस एरर का काम कर रहा है, डिटेल्स नहीं बल्कि डिटेल। क्लियर है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है ताकि आप जब कभी रिवीजन लगाएंगे पीडीएफ डाउनलोड करके तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती आसानी से पकड़ा जाएगी। ठीक है ना, डिटेल ना कि डिटेल्स। क्लियर, अगला क्वेश्चन लगाते हैं, धीरे धीरे आपको इसका पूरा फॉर्मेट आप समझ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आर्ग्यूमेंट एज्यूम दैट, जो हमारे तर्क होते हैं उन तर्क के अनुसार, यह तर्क हमें बताते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज, बीमारियों का जल्दी पता लगा लेने से, विल लीड टू एन इमीडिएट ड्रॉप इन द मोर्टेलिटी रेटिंग फ्रॉम दिस डिसीज। अगर हम बीमारियों का जल्दी पता लगा लेते हैं तो मृत्यु दर को बढ़ने से हम उसे रोक सकते हैं, मृत्यु दर को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब ये हमने पढ़ा एक साथ। अब इनको 4 पार्ट में, चूंकि ये सेंटेंस से चारों पार्ट को एक एक करके हम इसकी एरर को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, द आर्ग्यूमेंट एज्यूम्स दैट, एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिसीज, बीमारियों का जल्दी पता लगा लेने से, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल लीड टू एन इमीडिएट ड्रॉप इन, बीमारियों का जल्दी पता लगा लेने से जो है
मृत्यु दरों को बढ़ने से हम रोक सकते हैं, है ना, किससे? बीमारी के कारण, फ्रॉम दिस डिसीज, इस बीमारी से बढ़ने वाली जो मृत्यु है उनको हम रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है मोरलिटी रेटिंग फ्रॉम दिस डिसीज। तो मोरलिटी रेटिंग नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर रेटिंग के स्थान पर ये जो आईएनजी लगा है ना, ये आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा। आईएनजी फॉर्म का यूज हमेशा ध्यान रहे, आईएनजी फॉर्म का यूज जो है मोरलिटी इस प्रकार के शब्दों के बाद में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी, सिंपल से वर्ड का यूज होगा यहां पर रेट का। किसका दोस्तों? रेट का, ठीक है ना, रेट का होगा, ना कि रेटिंग। इसलिए इसका जो चौथा भाग है, चौथा पार्ट है इस सेंटेंस का, इसमें एरर है। चौथा पार्ट किसमें दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहां पर 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में 4 भाग तो सेंटेंस के हैं, तो 4 ऑप्शन तो इसके हो जाते हैं, और 5वां किसका? नो एरर का 5वां ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ई 5वें एरर का, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। रेटिंग की जगह क्या आएगा दोस्तों? रेट आएगा। क्या आएगा? रेट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लगा के देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि द एरिया वॉज प्लंग्ड इनटू darkness mid a wave of cheering and shouting slogan like save the earth। कह रहा है कि एरिया पानी से या एरिया पूरी तरह से डूब चुका है। प्लंग मतलब होता है डूब जाना, है ना, और इसका थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब डूब चुका है। तो एरिया वॉज प्लंग्ड इनटू, एरिया डूब चुका है डार्कनेस मिड वेव ऑफ। इस हिंदी अनुवाद अगर करें हम थोड़ा सा एडजस्ट करके, तो इसका मतलब होगा कि लहरों के बीच में अंधेरा छा गया। लहरों के बीच में अंधेरा, जो लहरें उड़ती है लहरों के बीच में अंधेरा छा चुका है। चीयरिंग एंड शॉटिंग स्लोगन लाइक सेव द अर्थ, पृथ्वी बचाओ जैसे नारों की गूंज चारों तरफ से गूंज रही है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटेंस के 4 भाग किए गए हैं, 4 भाग में से आपको बताना है कि किस भाग में एरर देखने को मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है द एरिया वॉज प्लंग्ड इनटू, एकदम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। दूसरा वाला है डार्कनेस मिड अ वेव ऑफ, देखिए अब यहां मिस्टेक पकड़ा जाती है। आपने सुना ना मिडनाइट, मिड डे, ठीक है ना। तो जब भी आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वहां पर MID मिड का यूज किया जाता है, टाइम के बीच को दर्शाने के लिए, समय अंतराल के मध्य बिंदु को दर्शाने के लिए हम अक्सर मिड का प्रयोग करते हैं, MID मिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यह सिर्फ समय अंतराल को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो लहरें हैं, समुद्र की हो सकती है, नदी किसी की भी लहरें हो सकती है, तो जो लहरें हैं, जो वेव है, वेव कोई समय अंतराल नहीं है, हम किसी अन्य वस्तु के साथ में इसको जोड़ रहे हैं। तो जब हम समय अंतराल के अलावा किसी और के लिए जब उस बीच के बिंदु की बात करते हैं, उस बीच के बिंदु को दर्शाते हैं, तो वहां पर MID मिड नहीं बल्कि अमिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अमिड, मतलब इस मिड के आगे ए का यूज करेंगे। तो यहां पर राइट क्या हो जाता? अमिड। अगर ये होता तो हमारा सेंटेंस भी पूरी तरह से कंप्लीट होता, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारा डार्कनेस मिड अ वेव ऑफ, इसकी जगह क्या आएगा? डार्कनेस अमिड अ वेव ऑफ। क्लियर है? इसलिए जो एरर है हमारा किसमें है? सेकंड वाले पार्ट में है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए इसमें? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया गया है, इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, 3 ऑप्शन में 3 पार्ट में सेंटेंस एकदम सिंपल सा है। वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गॉन टू कनाडा, मेरा एक दोस्त कनाडा गया, ठीक है, कनाडा गया। चलिए ये हो गया, लेकिन यहां पर क्या एरर हो सकता है जरा ध्यान सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ किताबें हमारे पास में है, कुछ किताबें नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास, नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है ना। अब अगर हमें बताना हो इनमें से कोई एक किताब, तो क्या कहेंगे? वन ऑफ माय बुक्स। क्या कहेंगे? वन ऑफ माय बुक्स। ध्यान सुनो एक एक शब्द को, वन ऑफ माय बुक्स। लेकिन अगर एक ही किताब है तो उस किताब को क्या हम कहने की आवश्यकता होगी वन ऑफ माय बुक्स? नहीं ना। अगर एक ही किताब है तो एक एक किताब के लिए वन ऑफ बुक क्यों बोलेंगे? दिस इज माई बुक भी बोल सकते हैं ना उसके लिए, तो ठीक है, ये मेरी किताब है। तो ये जो शब्द है वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स या वन ऑफ एनीथिंग,
कब यूज होता है ये? जब हमारे पास बहुत सारे वो है ना, बहुत सारे वो आइटम हो और उसमें से किसी एक आइटम के बारे में हमें बताना हो। जैसे कि सेंटेंस में बताया जा रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड। अब इसका एरर क्या है दोस्तों? फर्स्ट में ही एरर आ रहा है, बाकी में कोई एरर नहीं। देखिए हैज गॉन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, कोई एरर नहीं है। टू कनाडा, स्थान क्या कनाडा लगा है, इट्स ओके, एकदम करेक्ट है। जो एरर है आपका फर्स्ट वाले पार्ट में है, क्या एरर है जरा सुनिए। जो मैंने भी कहा ना कि अगर एक ही बुक है तो उस एक बुक के लिए वन ऑफ यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, है ना। उस बुक को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज माई बुक, ठीक है ना। तो वन ऑफ कहने की आवश्यकता, वन ऑफ कहने की आवश्यकता कहां पड़ती है? जब बहुत सारे आपके पास में विकल्प हो और उसमें से एक को बताना हो, और एक जैसे विकल्प होना चाहिए। और जब एक को बताना हो, जैसे कि फ्रेंड्स तो एक जैसे होते सभी, तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड्स को बताना है कि मेरे जो फ्रेंड हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मुझे कहना है कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त कनाडा गया, एक दोस्त कनाडा गया। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो एक ही हो जाएगा ना। फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे जो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त कहां गया? कनाडा चला गया। तो यहां पर यही एरर आ दोस्तों कि वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहां फ्रेंड्स आना चाहिए था, दोस्तों में से, फ्रेंड्स में से, ठीक है ना कि फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड के पीछे क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, मतलब बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त कहां गया? कनाडा चला गया। इसलिए इसमें ऑप्शन के जो एरर था वो यही एस का था, ठीक है। फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स आएगा। तो एरर जो था हमारा ए वाले ऑप्शन में एरर आ रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा या हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर कर पा रहा हूं आप लोगों को, समझ आ रहा है दोस्तों? तो समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है ना तो यार लाइक जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम मिलता है सेशन को। अगर पसंद आ रहा है तो बोल रहा हूं मैं, अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है आपके लिए सेशन और थोड़ा समझ भी आ रहा है, आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है, अन्य सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, तो लाइक जरूर कर दिया करें ना। चलिए, तो डिस्क्रिप्शन आपके लिए डाल दी गई है, डिस्क्रिप्शन डाल दी गई है। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी आप वन ऑफ शब्द को कहीं पर देखें तो वन ऑफ शब्द जो है ना सिंगुलर नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? प्लूरल होता है। और प्लूरल हमेशा एस से प्रदर्शित किया जाएगा, फ्रेंड नहीं, बल्कि फ्रेंड तो सिंगुलर हो जाएगा ना, फ्रेंड मतलब कि एक सिंगल दोस्त, फ्रेंड्स बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल है। प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन होगा, क्लियर है ना। तो इसलिए प्लूरल शब्द के साथ में यूज होता है, इसलिए यहां पर फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड्स यूज होगा, एस जुड़ जाएगा साथ में, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन वी रीच्ड द फेयर, जब हम मेले में पहुंचे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बोलता है वी फाउंड दैट देयर, तो हमने वहां पर पाया कि वॉज नो प्लेस टू स्टैंड, खड़े होने का स्थान भी नहीं था। जब हम मेले में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं है। ये कंप्लीट सेंटेंस है आपका। एरर ढूंढते हैं। फर्स्ट वाला बोलता है कि व्हेन वी रीच्ड द फेयर, इसमें कोई एरर नहीं, क्योंकि व्हेन वी रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके और डायरेक्टली उसने सब्जेक्ट को रख दिया है, ठीक है। तो यहां पर ये सेंटेंस करेक्ट है एकदम, ए वाला। दूसरा बोल रहा है वी फाउंड दैट देयर, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। Was no place to stand, यहां पर एरर ये आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं वी, हमारा जो कर्ता है वो क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? प्लूरल है, बहुवचन है। वी मतलब हम, और हम क्या आएगा? बहुवचन में आएगा, प्लूरल में आएगा। और प्लूरल के साथ में वॉज नहीं बल्कि वर का प्रयोग होता है। देखिए ये वॉज के स्थान पर क्या यूज होगा? वर यूज होगा, ठीक है ना। WERE वर का यूज होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसलिए एरर जो है यहाँ पर सी वाले पार्ट में एरर आ रहा है। तो सी वाला पार्ट कहां पर है दोस्तों? ये रहा, वॉज नो प्लेस टू स्टैंड, मतलब जब खड़े होने की जगह नहीं थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शी वियर्स स्पेक्टेकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। कहा जा रहा है कि वह चश्मा पहनती है, एंड सो इसलिए शी वॉज अनेबल टू सी द गैंगस्टर, इसलिए वह गैंगस्टर को नहीं देख पाई जिसने उस पर लास्ट नाइट, पिछली रात जिस पर हमला किया था, जिसने उस पर हमला किया था, वह उसे नहीं देख पाई, उस गैंगस्टर को नहीं देख पाई। क्यों? क्योंकि वो चश्मा पहनती है। ये तीन है ना, तीन पार्ट में स्पष्ट कहा गया। अब तीनों पार्ट में प्रॉब्लम कहां पर है, एरर कहां पे, जरा देखिए। She wears spectacles, ठीक है, spectacle।
तो अब स्पेक्टेकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? चश्मा। स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा। अब चूंकि आपने देखिए कुछ ग्रामर में ना एक छोटी छोटी सी बातें होती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। चश्मा दोनों आंखों का होता है, क्योंकि ग्लास जो दोनों आंखों का होते हैं, इसलिए अपने आप ये प्लूरल बन जाता है, एक है ना भाव में प्लूरल। इसमें हमेशा दो ग्लास होने के कारण इसको सिंगुलर की तरह यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि दो ग्लास होने के कारण इसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो स्पेक्टेकल ना कहते हुए इसको स्पेक्टेकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेक्टेकल्स, मतलब वो चश्मा पहनती है। अब चूंकि ये सिंगुलर है, किसी गर्ल्स की बात हो रही है, ये सिंगुलर है और एक वचन है, एक वचन होने के कारण वियर के साथ में एस का प्रयोग हुआ है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सी वियर्स स्पेक्टेकल्स, एस का प्रयोग होगा यहां पर, स्पेक्टेकल नहीं बल्कि स्पेक्टेकल्स का यूज होगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये चार ऑप्शन दिए गए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। मतलब इसी में एरर है। कौन सा एरर था? स्पेक्टेकल के बाद में क्या लगाना है? स्पेक्टेकल्स, एस लगाना है, दैट्स ऑल। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइवर शो ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। हिंदी अनुवाद में फर्स्ट वाला सेंटेंस बोलता है कि ड्राइवर ने दिखाया, क्या दिखाया? ग्रेट टैलेंट इन द कीपिंग, बहुत अच्छी प्रतिभा को दर्शाया उसने। किस में दर्शाया भैया? तो डैमेज कार अंडर कंट्रोल, जो क्षतिग्रस्त कार थी उसको नियंत्रण में रखने का बहुत अच्छी प्रतिभा उसने दिखाई। किसने? ड्राइवर ने दिखाई। अब यहाँ पर यहाँ पर एरर है, वो एरर देखिए कितना शातिरता के साथ में इस एरर को रखा गया है, ध्यान से। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? द ड्राइवर शो एकदम करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। नाउन का प्रयोग होने के बाद में, जस्ट बाद में वर्ब का प्रयोग हुआ है सेकंड फॉर्म के साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि ग्रेट टैलेंट इन द कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। देखिए ध्यान रखना, शब्दों में कोई ये गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि गड़बड़ कहां पर करेगा? अक्षरों में, वर्ड में गड़बड़ करेगा। वो जो उसके अक्षर होंगे ना, वर्ड जो होंगे ना, उसमें क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, इस प्रकार के एरर यहां पर स्पेल्ड किए जाएंगे, स्पॉट किए जाएंगे। तो उन्हीं को आपको पकड़ना है। देखिए यहां पर एक ड्राइवर की प्रतिभा की बात हो रही है। ड्राइवर चूंकि क्या करता है? ड्राइव करता है कार को, है ना, गाड़ी को ड्राइव करता है। तो ड्राइव करने की जो कला है, जो प्रतिभा है, मुझे ये बताइए क्या ये बचपन से इसको प्राप्त होती है? जो बचपन से हमें जो कला प्राप्त होती है उसे हम नेचुरली कहते हैं, है ना, नेचुरली कहते हैं। और जो नेचुरली प्रतिभा हमें प्राप्त होती है उसी मात्र को हम टैलेंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप में से बहुत से बच्चों को पता हो सकता है कि ना भी पता हो। हम टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस है ये बताइए? टैलेंट और स्किल, एक होता है आपका टैलेंट, एक होता है टैलेंट और एक होता है आपका स्किल। अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अब मैं बता, सुनिए, टैलेंट क्या होता है? जो हमें नेचुरली मिलता है, जो हमारे अंदर होता है, बचपन से होता है, उसे हम कहते हैं टैलेंट। जैसे बोलना, चलना, दौड़ना, रनिंग में, या हमारा मस्तिष्क हो सकता है कोई पढ़ाई में इतना अव्वल हो जाता है कि 10-12 के में ही जो है आईएएस टॉप करने की क्षमता रखता है, समझिएगा यहां पर। तो वो उसका आंतरिक टैलेंट है ना। एक पैर होने के बावजूद वो मैराथन में जीत जाता है, ये क्या है? वो टैलेंट है, उसको बचपन से मिला था। तो जो नेचुरल क्वालिटी होती है उसकी, उसे हम टैलेंट कहते हैं। जबकि स्किल हम उसे कहते हैं जो व्यक्ति बाद में सीखता है। जैसे क्या बताइए कि ड्राइवर का ड्राइव करने की जो स्किल है, जो प्रतिभा है, हिंदी में बोलता हूं, ड्राइवर के ड्राइव करने की जो प्रतिभा है वो उसे नेचुरली मिली है, बचपन से मिली है, या उसने बाद में सीखी है। तो आपने सर कोई बोल सकता है ड्राइवर ने ड्राइव करना बाद में सीखा है, इसलिए वो उसका टैलेंट नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? उसकी स्किल हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? स्किल हो जाएगी। और यहीं पर ये एरर था। ये जो टैलेंट शब्द यूज किया गया है ना, ये टैलेंट वर्ड यूज नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पर क्या यूज होना चाहिए? स्किल यूज होना चाहिए। यही एरर था बस, ठीक है ना। इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टैलेंट के स्थान पर क्या आ जाएगा? स्किल आ जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम सेशन को चेक कर लें, क्योंकि ये सेशन में आपका दूसरी बार ले रहा हूं। और चूंकि अभी आप जानते हैं रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, बीच में कुछ एरर आ चुके थे, एरर वाली क्लास में एरर आ चुके थे, क्लास रुक गई थी बीच में,
ओके, सब ठीक चल रहा है, साउंड वगैरह सब ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि आई विजिटेड राम्स एंड सीतास हाउस। यार देखिए ये एरर तो हर कोई पकड़ सकता है, इजीली पकड़ लेगा। थोड़ी बहुत भी ग्रामर अगर आपने कभी भी पढ़ी होगी ना इंग्लिश की, आप आराम से पकड़ ले जाओगे। आई विजिटेड, मैंने विजिट किया क्या, राम्स एंड सीतास हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। तो मैंने राम और सीता के घर पर गया और वहां देखा तो वहां दोनों नहीं थे, वहां कपल नहीं थे, है ना। यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, डायरेक्टली स्पष्ट नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े एरर है। और वो एरर ये है दोस्तों कि जब भी आपको दो नाम के साथ में किसी को जो है दर्शाना हो, है ना, उसके घर के बारे में या उसके किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, तो वहां पर दोनों के साथ में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लास्ट वाला जो नाम आएगा उसके साथ एस लगा दोगे। दो या दो से ज्यादा नाम आते हैं तो उसके बाद में एस लगा दोगे, चल जाएगा आपका काम, ठीक है। दोनों के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे राम के घर, अगर यह सीता का नाम नहीं होता तो ये राम्स हाउस हो जाता, सही था। लेकिन राम्स एंड सीतास हाउस ये गलत हो जाएगा, राम के साथ में जो एस लगा हुआ है ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। यही इसकी एरर था, यही इसका एरर था, ठीक है ना। राम एंड सीतास हाउस करेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राम एंड सीतास नहीं बल्कि राम एंड सीतास हाउस, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन में। स्पोर्टिंग एरर वाले में 9 ही क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, 9 ही क्वेश्चन मात्र डिस्कस करेंगे। और थोड़ी देर बने रहिएगा, नेक्स्ट कौन सा लेक्चर होने वाला है मैं सब आपको बताने वाला हूं विस्तार से। दुनिया नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। कहा जा रहा है कि मेरे कमरे में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। क्या है इसका हिंदी अनुवाद, कि मेरे रूम में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। अब एक बार ध्यान से सुनना दोस्तों, फर्नीचर अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। फर्नीचर क्या है, प्लूरल है। हाँ, फर्नीचर के अंदर अगर आप स्पेशली किसी बेड की बात करते हो, किसी टेबल की बात करते हो, किसी चेयर की बात करते हो, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन जब आप इन सबको मिलाकर जब फर्नीचर की बात करते हो ना, तो फर्नीचर में तो बहुत सारा फर्नीचर होता है घर के अंदर, इसलिए वो अपने आप में प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल में एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो ये एस जो लगाओ, फर्नीचर्स नहीं बल्कि फर्नीचर सिंगल आएगा। क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, फर्नीचर्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फर्नीचर तो पहले से ही प्लूरल है। देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम, तो मेरे कमरे में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नो फर्नीचर वाला, ठीक है ना। इसमें से एस हटा दोगे तो ये राइट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में हम आज का सेशन करते हैं एंड। और कल वाले सेशन की मैं बता दूं आपको, कल वाले सेशन में दोस्तों हम 20 क्वेश्चनों की सीरीज को देखने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीटली बात करेंगे ग्रामर के अंतिम पार्ट कंजक्शन पर, ठीक है ना। कंजक्शन को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कंजक्शन पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं, और कई बार नहीं हर बार पूछे जाते हैं। कंजक्शन से दो चार क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चनों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ा करके रखी है। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। और जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, एक बार प्रारंभ में बहुत बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से हमारे साथ प्रारंभ रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बीए फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक के सफर में कंप्लीटली हम आपके साथ बने हुए हैं। निःशुल्क रूप से लेक्चर और नोट्स सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सबके लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है लोधाजी क्लासेस, ना डायरेक्ट नाम है लोधाजी क्लासेस। लोधाजी क्लासेस टेलीग्राम पर टाइप करेंगे, आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा। वो ग्रुप में इस प्रकार का लोगो देखने को आपको दोस्तों मिलेगा। इस प्रकार के लोगों को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको आसानी से जो है ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी नोट्स और सभी लेक्चर की लिंक आपको वहां पर मिलती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाकी की बात है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। सो धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।